जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं लेखाक्रम में अध्याय 13 अकाउंटिंग रेशियो लेखांकन अनुपात को पढ़ेंगे। अनुपात का अर्थ होता है तुलना करना। कभी किसी एक अंक की तुलना नहीं की जा सकती, तो अनुपात के लिए 2 अंकों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो लेखांकन अनुपात के अंदर जब हम किसी 2 लेखांकन गणितीय अंकों का तुलना करते हैं तो इसको हम लेखांकन अनुपात कहते हैं। अनुपात को हम 4 प्रकार से दर्शा सकते हैं। इनको दर्शाने की 4 विधियों के नाम हैं। पहला है प्रतिशत विधि, दूसरा दर विधि, तीसरा है आपका शुद्ध अनुपात विधि और चौथा है आपका परिमेय विधि। अब हम आते हैं अनुपात के प्रकार। तो लेखांकन अनुपात के 4 प्रकार होते हैं: तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, सक्रियात्मकता अनुपात और चौथा है लाभदायकता अनुपात। तरलता अनुपात जैसे लिक्विडिटी रेशियो है, इसमें आप संपत्ति और दायित्वों के बीच में संबंध को बताते हैं। शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो में हम ये देखते हैं कि हम अपने दायित्वों को चुकाने में समर्थ हैं या नहीं हैं। तीसरा सक्रियात्मकता अनुपात कि हमारा व्यापार कितने % कितने कैपेसिटी से वर्क कर रहा है। लाभदायकता में जैसे आप जानते हैं इसमें लाभदायकता यानी प्रॉफिटेबिलिटी चेक की जाती है कि हमारा व्यापार सेल्स पर कितना अर्निंग कर रहा है और आगे की हमारी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहला अनुपात हमारा है तरलता अनुपात यानी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें पहला फार्मूला हमारा आता है करेंट रेशियो का। तो करेंट रेशियो का फार्मूला है करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। अब करेंट एसेट्स में आप किनको लेंगे जो कि 1 साल के अंदर जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो करेंट एसेट्स में जैसे कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य पत्र, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस गिवन, ये हमारी हैं करेंट एसेट्स। करेंट लायबिलिटीज़ में आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिल्स पेबल आ जाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपकी करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। सो करेंट रेशियो में करेंट एसेट्स को करेंट लायबिलिटी से डिवाइड करने पर आपका करेंट रेशियो आ जाएगा और इसका एक आदर्श है कि 2:1 इसका एक रेशियो होना चाहिए जो कि अति उत्तम माना जाता है। यानी आपके पास दायित्वों की अपेक्षा संपत्तियों का लगभग 2 गुना के आसपास होना चाहिए, तो आपके फर्म की, आपकी कंपनी की, आपके व्यापार की स्थिति अच्छी मानी जाती है। करेंट रेशियो के एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो यहाँ कुछ मैंने आइटम्स लिखे हैं, जैसे स्टॉक आपका 50,000, क्रेडिटर्स आपका 56, डेटर्स 40,000, बिल्स पेबल 40, बिल्स रिसीवेबल 10, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, कैश 20,000 एंड बैंक 30,000 है। करेंट रेशियो का मैंने आपको फार्मूला बताया करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो अब हमको इन फाइनेंशियल आइटम्स में हमको देखना पड़ेगा कि करेंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। तो करेंट एसेट्स आपकी हैं एक स्टॉक, दूसरा आपका डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। तो स्टॉक आपका 50,000, डेटर्स 40, बिल्स रिसीवेबल 10,000, कैश और बैंक 20 और 30,000 है। टोटल आपका 1,50,000 हुआ करेंट एसेट्स। करेंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स 56,000, बिल्स पेबल 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 एंड इनका टोटल जो हुआ वो हुआ 1,00,000 रुपीज़। तो जब आप करेंट रेशियो निकालेंगे करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़, तो करेंट एसेट्स का आपका टोटल आया 1,50,000 रुपीज़, करेंट लायबिलिटीज़ का टोटल आपका है 1,00,000 रुपीज़। तो इसका रेशियो आपका है करेंट रेशियो 3:2। अब इसको और आप इसको कट करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 1.5:1। अगर आपको इसको प्रतिशत में करना है तो आप इसको 100 से इंटू करके भी निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो में दूसरा हमारा रेशियो आता है लिक्विड रेशियो यानी तरलता अनुपात। इसके अंदर हमारा फार्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। सो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और प्रीपेड इंश्योरेंस, टोटल एसेट्स आपकी 8,35,000 रुपीज़ की हैं,
जबकि लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 2,85,000। तो आपकी लाइबिलिटीज़ 2,85,000 की है और एसेट्स आपकी 8,35,000 की है। जैसे लिक्विड रेशियो में हमको करेंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपका क्या जाती है लिक्विड एसेट्स। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। तो लिक्विड एसेट्स मीन्स करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जिस तरह से यहाँ एसेट्स आपकी दी हुई हैं पूरी, इसमें आपको एक स्टॉक और एक आपका है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 2,10,000 आप करेंट एसेट्स के टोटल में से माइनस करेंगे, उसको आप ऊपर लिखेंगे, ये हो जाएंगे आपकी लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, दीज ऑल आर, ये सभी आपकी क्या हैं करेंट लायबिलिटीज़ हैं। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको लिक्विड रेशियो का अनुपात निकल जाएगा। सो लिक्विडिटी रेशियो निकालेंगे हम। करेंट एसेट्स टोटल आपका 8,35,000 है, इसमें से हमको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो स्टॉक आपके थे 2 लाख रुपीज़, प्रीपेड एक्सपेंसेस से 10,000, तो 2,10,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,35,000 में से। 2,10,000 माइनस आपका आया 6,25,000 और करेंट लायबिलिटीज़ आपका टोटल था 2,85,000। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.19:1। तो ये आपका लिक्विडिटी रेशियो निकला इस क्वेश्चन का। सो दूसरा हमारा फार्मूला आता है शोधन क्षमता अनुपात का। तो शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो हम निकालते हैं। इस रेशियो के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि व्यापार की ऋण देने की, लोन देने की जो लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करने की क्षमता कितनी है। सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत पहला रेशियो हमारा आता है डेट इक्विटी रेशियो, डेटर्स आवर्त अनुपात। इस फार्मूले में हम लॉन्ग टर्म लोन्स को शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइड करते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो कि 1 साल के अधिक समय में जिनका हम भुगतान करते हैं उसको लॉन्ग टर्म लोन्स कहेंगे। जैसे डिबेंचर्स हुए, लोन्स हुए, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, ये आपकी लॉन्ग टर्म लोन्स। शेयर होल्डर्स फंड या कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम इसको बोलेंगे। जैसे शेयर होल्डर्स फंड में आएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो डेट इक्विटी रेशियो में एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लिया हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख, जनरल रिजर्व 5 लाख रुपीज़, बैंक लोन 10 लाख रुपीज़, करंट लायबिलिटीज़ 4 लाख एंड 12% डिबेंचर्स आपके हैं 5 लाख रुपीज़। अब इन टर्म्स में से हमको डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। तो जैसे अभी हमने देखा था लॉन्ग टर्म लोन्स में आपके इन क्वेश्चन इसमें आपका बैंक लोन दिया है और एक आपके 12% डिबेंचर्स, ये आपके लॉन्ग टर्म लोन्स में आएंगे। शेयर होल्डर्स फंड में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व मीन्स इंटरनल लायबिलिटीज़ जो रहेंगी फर्म की, दैट वो आपकी क्या रहेंगी शेयर होल्डर्स फंड में आएंगी। तो बैंक लोन आपका 10 लाख रुपीज़ दिया है, डिबेंचर्स आपके 5 लाख रुपीज़ दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर आपके 15 लाख एंड जनरल रिजर्व आपका दिया है 5 लाख रुपीज़। जब आपने टोटल किया तो ऊपर आपका आया 15 लाख रुपीज़, नीचे आपका टोटल किया 30 लाख रुपीज़, कैंसिल करेंगे 1/2, एक इसका अनुपात आया 1:2, 1:2। जब हम इसको प्रतिशत में अगर डिनोट करना हो तो इंटू आप 100 से करेंगे तो आपका 50% आ जाएगा। इट मीन्स डेट इक्विटी रेशियो जो है वो आपका 50% है। तो शोधन क्षमता का दूसरा अनुपात हमारा आता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 4 लाख रुपीज़ है, जनरल रिजर्व 3 लाख रुपीज़, टोटल डेट्स दिए हैं आपको और करेंट लायबिलिटीज़ दिए हैं। अब टोटल लायबिलिटीज़ अगर आप निकालेंगे तो शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, टोटल डेट्स मिला के आपका 13 लाख रुपीज़ हुआ। करेंट लायबिलिटीज़ क्योंकि टोटल डेट्स में इंक्लूड होंगे इसलिए हमने इनको इसमें शामिल नहीं किया है। तो टोटल लायबिलिटीज़ आपकी कितनी होगी 13 लाख रुपीज़। जैसे हम जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों इक्वल होते हैं बैलेंस शीट में, तो यहाँ लायबिलिटीज़ जैसे 13 लाख रुपीज़ आया है तो
तो टोटल एसेट्स भी आपकी कितनी होंगी, टोटल लायबिलिटीज़ की इक्वल, यानी 13 लाख रुपीज़ की टोटल एसेट्स आपकी होंगी। अब हम फार्मूले में आए तो अब हमको टोटल एसेट्स मालूम चला, अब आपको निकालना है लॉन्ग टर्म लोन्स। तो लॉन्ग टर्म लोन्स आपके टोटल डेट्स में से आप माइनस कर देंगे करेंट लायबिलिटीज़। तो टोटल डेट्स आपके दिए हैं यहाँ पे 6 लाख रुपीज़, करेंट लायबिलिटीज़ आपकी 2 लाख रुपीज़, माइनस क्या आपका 4 लाख रुपीज़ क्या आ गया, लॉन्ग टर्म लोन्स। फॉर्मूले में अब आप पुट करेंगे टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो टोटल एसेट्स आपके 13 लैक्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म 4 लैक्स, कैंसिल किया 13:4 आपका रेशियो आया, और अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो 3.25:1 आपका लॉन्ग टर्म लोन्स का रेशियो आ जाएगा। तो शोधन क्षमता अनुपात में हम तीसरे फार्मूले पे आते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड। ये अनुपात हमको बताता है कि शेयर होल्डर का संपत्तियों पर कितना अंश है। ये अनुपात जितना अधिक आता है, ये व्यापार में स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। इसका आंसर आपका 10% में आएगा। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 6 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं, डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट्स हैं आपके। अब प्रोप्राइटर्स फंड जैसा आप जानते हैं कि इंटरनल जो लायबिलिटीज़ हैं वो आपकी प्रोप्राइटर्स फंड रहेंगे, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। हम इनको डिवाइड करेंगे टोटल एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट्स, यानी फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों आपकी टोटल एसेट्स इसमें आएंगी। इनटू आप 100 करेंगे। अब देखिए इक्विटी शेयर आपका दिया है क्वेश्चन में 6 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर आपके दिए हैं 3 लाख रुपीज़, रिजर्व एंड सरप्लस आपके 1,50,000, टोटल आपका वो 10,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड करेंट एसेट्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका दिया है 7,50,000, इन्वेस्टमेंट आपके 4,50,000, करेंट एसेट्स भी आपको दिए हैं 3 लाख रुपीज़। इन सब का टोटल आपका आया 15 लाख रुपीज़ इनटू 100। कैंसिल करेंगे 15 1s एंड 15 7s 105 इन 0। सो आपका आंसर आया 70%। यानी इस व्यापार में जो प्रोप्राइटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका संपत्तियों पर 70% का अंश है। तो तीसरा हमारा अनुपात आता है सक्रियात्मकता अनुपात, यानी एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में पहला हमारा आता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 2 फाइनेंशियल आइटम्स का रेशियो होगा, जैसे फर्स्ट होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत आपकी किस तरह से निकालते हैं आप, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो कि फैक्ट्री में होते हैं, उनको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज और सेल्स दिए हैं। यहाँ ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज़, परचेज आपका 5 लाख रुपीज़, कैरेज आपका 50,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ऐड किया, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख रुपीज़ डिडक्ट किया। 7,50,000 में से 1 माइनस किया तो 6,50,000 का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एवरेज स्टॉक से हम डिवाइड करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो एवरेज स्टॉक निकालते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक को आप ऐड कर देंगे, जोड़कर 2 से भाग देंगे आप। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 2 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख है, डिवाइड आपने 2 से किया तो आपका आ गया 1,50,000। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज स्टॉक से डिवाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 6,50,000 जो कि हमने यहाँ निकाला, एवरेज स्टॉक आपका आया 1,50,000। इनको हम कैंसिल करेंगे, 15 3s 15 1s एंड 3s, तो आपका ये रेशियो आ गया 13:3। अगला हमारा रेशियो आता है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो नेट क्रेडिट सेल और एवरेज डेटर्स के बीच में संबंध को बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया ओपनिंग डेटर्स 1,80,000, क्लोजिंग डेटर्स 1,92,000 एंड क्रेडिट सेल्स 9,30,000 का लिया।
अब एवरेज डेटा देखिए, क्रेडिट सेल जैसे आपको ऊपर लिखा है नेट क्रेडिट सेल, तो नेट क्रेडिट सेल और क्रेडिट सेल में क्या अंतर है? यदि आपको क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया होगा तो सेल्स में से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो आपका नेट क्रेडिट सेल आ जाएगा। और एवरेज डेटर्स आप निकालेंगे ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर्मूले में दिया है आपको एवरेज डेटर्स हो या फिर एवरेज बिल्स रिसीवेबल हो। अगर क्वेश्चन में आपको बिल्स रिसीवेबल प्राप्य पत्र नहीं दिए हैं तो आपको सिर्फ एवरेज डेटर से ही काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेटर्स दिए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, बिल्स रिसीवेबल नहीं दिए हैं तो आपको एवरेज डेटर्स निकालेंगे। ओपनिंग डेटर्स देखिए कितने दिए हैं 1,80,000, क्लोजिंग डेटर्स आपके 1,92,000 प्लस किया आपका 3,72,000, 2 से डिवाइड किया आपका आया 1,86,000। इसी तरह से जब आप नेट क्रेडिट सेल आपको क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो जो आपका क्रेडिट सेल है वही आपका नेट क्रेडिट सेल होगा। तो क्वेश्चन में आप फार्मूले में आप लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल की जगह 9,30,000 जो कि क्वेश्चन में दिया है। एवरेज डेटर्स जो हमने निकाला अभी 1,86,000 रुपीज़। कैंसिल करने पे ये आपका कितना आता है 5 टाइम्स। तो आपके एवरेज डेटर्स जो हैं नेट क्रेडिट सेल के कितने टाइम्स हैं 5 टाइम्स हैं। सो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल रेशियो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। एग्जांपल के लिए हमने लिया टोटल सेल्स, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़ एंड सेल्स रिटर्न। अब हमको यहाँ से वर्किंग कैपिटल रेशियो अगर निकालना है तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल को मैं शॉर्ट में WC लिख रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो करेंट एसेट्स में से करेंट लायबिलिटीज़ को जब आप माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ देखिए करेंट एसेट्स आपका कितना दिया है, करेंट एसेट्स आपका दिया 1 लाख रुपीज़, करेंट लायबिलिटीज़ आपके कितने दिए हैं 20,000 रुपीज़। तो आपका वर्किंग कैपिटल आपका कितना आ जाएगा 80,000 रुपीज़। 80,000 आपका वर्किंग कैपिटल आया। अब एक और चीज़ का हमको ज़रूरी है इस फार्मूले में, वो है आपका नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हम निकालेंगे किस तरह से, नेट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो देखिए सेल्स आपको दिया है 2,60,000 रुपीज़, सेल्स रिटर्न आपका 4,000, तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा 2,56,000। ओके, अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। देखिए नेट सेल्स, तो नेट सेल्स आपका कितना आया है 2,56,000। वर्किंग कैपिटल आपका आया है 80,000। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो में नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, तो नेट सेल्स हमने निकाला सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वर्किंग कैपिटल निकाला हमने करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। कैंसिल कीजिए 1 2 3 से 30 कैंसिल, तो आपका ये 3.2:1 ये आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। अब हमारा चौथा और अंतिम अनुपात आता है लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें सर्वप्रथम आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करके इनटू 100 करके हम इसको निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया सेल्स, जैसे 2 लाख रुपीज़ दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका 1,50,000 दिया है। अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। पहले हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमको नेट सेल्स निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको फार्मूला रहेगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स आपका दिया है 2 लाख रुपीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दिया है 1,50,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने जो आपका माल बेचा गया है उसकी लागत कितनी है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स करके लिखा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 लाख रुपीज़ में से 1,50,000 माइनस किया तो आपका आया 50,000 रुपीज़, ये आपका आया ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में वैल्यू पुट करें तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 50,000 रुपीज़। क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स नहीं दिया, जो टोटल सेल है वही आपका नेट सेल आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्स रिटर्न नहीं दिया गया है।
तो नेट सेल्स आपका 2 लाख रुपीज़। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका आया 25%। किस पर आया ये? सेल्स पर। तो आपका हम यहाँ इसमें कह सकते हैं कि इस व्यापार में सेल्स का, टोटल सेल का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अगला हमारा रेशियो आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाला था तो आपने ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था, अब नेट प्रॉफिट रेशियो है तो ऊपर आपको नेट प्रॉफिट रेशियो डिवाइड आपको नेट सेल्स इंटू 100 करके निकालना है। एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे आपको दिया है यहाँ पर नेट प्रॉफिट 80,000 है, सेल्स 12,80,000 और सेल्स रिटर्न आपका 80,000 है। तो फार्मूले में आपको नेट प्रॉफिट आपको दिया है। नेट सेल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नेट सेल्स कैसे निकलती है? नेट सेल्स इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो देखिए क्वेश्चन में सेल्स दिया है आपका 12,80,000, सेल्स रिटर्न आपका 80,000, तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा 12 लाख रुपीज़। नेट प्रॉफिट रेशियो में इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको दिया है क्वेश्चन में 80,000, नेट सेल्स आपको हमें निकाला कितना? 12 लाख रुपीज़। तो ये आपका 20 डिवाइड बाय 3, तो 6.67%। तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आपका जो सेल्स का कितना परसेंट है? 6.67% है। ये रेशियो जितना अधिक आता है, लाभदायकता जितनी अधिक होगी, व्यापार की स्थिति उतनी अच्छी मानी जाती है। तो लाभदायकता अनुपात में हमारा लास्ट फार्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो व्यापार में इन्वेस्ट किया है, पैसा जो व्यापार में लगाया है, उससे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और वो क्या हमारे देयताएं जो हमने इस इन्वेस्टमेंट पर लिया, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, उन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने जो लोन लिए हैं या डिबेंचर्स या शेयर्स इश्यू किए हैं, तो हमको उनको परसेंट देने के बाद क्या हमारा जो इनकम है उतना सफिशिएंट है, क्या हम उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। टैक्स और डिविडेंड के पहले जो हमारा प्रॉफिट है उसको डिवाइड करें कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने इन्वेस्ट किया है, पैसा जो व्यापार में लगाया है, उसका 100 से गुणा करके हम 10% निकालेंगे इस फार्मूले से। तो एग्जाम्पल के लिए हमको यहाँ पर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़, टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पर हमको इन सभी से फाइनेंशियल आइटम से हमको क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस शॉर्ट में हम इसको ROI भी लिखते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट आपका कब बनेगा? जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और किसी तरह के एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन टैक्स के पहले का आपको प्रॉफिट निकालना है, तो टैक्स को आप नहीं सबट्रैक्ट कर सकते, घटा नहीं सकते। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस को घटाना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना दिया है? 2 लाख रुपीज़। ऑफिस एक्सपेंसेस आपके दिए हैं 20,000 रुपीज़ और सेलिंग एक्सपेंसेस आपके दिए हैं 50,000 रुपीज़। फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने कैपिटल लगाया है, तो कैपिटल आप किस तरह से निकालेंगे? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। सो फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, उसमें से करेंट लायबिलिटीज़ आप जब माइनस करेंगे तो फिक्स एसेट्स आपका दिया है कितना? 6 लाख रुपीज़। करेंट एसेट्स आपके दिए हैं 3 लाख रुपीज़। सबट्रैक्ट करेंगे करेंट लायबिलिटीज़ जो कि आपके दिए 2,50,000 रुपीज़। 2 लाख माइनस 20 और 50, तो कितना आ गया टोटल आपका? 1,30,000। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। 6 लाख प्लस 3 लाख, 9 लाख माइनस 2,50,000 आपका आ गया ये 6,50,000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो व्यापार में आपने पूंजी लगाई है उस पूंजी पर आपकी प्रॉफिट जो है वो कितना परसेंट है? 20% है। तो बच्चों आज हमने लेखांकन अनुपात के बारे में उसके एग्जाम्पल के साथ कुछ फार्मूलों को हमने सिद्ध किया। उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपकी पढ़ाई में काफ़ी लाभदायक होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।